मैं इला स्वागत करती हूँ आप सबों का फिर से हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो ऐसा सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि आप लोग वीडियो का काफ़ी फ़ायदा ले रहे होंगे। एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा होगा और नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आगे जो है हम लोग ऐसे ही जैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चंस, उसको लेकर के आप लोगों के सामने हम आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे, हेडिंग में शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानिए कि हम लोग जो लास्ट क्लास हम लोगों का हुआ था वो मौर्य वंश तक था, क्योंकि अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को देख रहे हैं। प्राचीन भारत का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको करवाया जा रहा है। तो मौर्य वंश लास्ट हुआ था, तो ये समझने का पहले कोशिश कीजिए कि क्या स्थिति था वहाँ पे। मौर्य वंश के अंत में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी कि नए वंश का उदय हो गया और कुछ नए वंश जो कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राह्मण वंश के थे, ये सब आए। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसके एक सेनापति थे। बिल्कुल कहानी के तरीके से समझते चलिए, सुनते चलिए, दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा। और बहुत सारा क्वेश्चन नहीं रहता है, कुछ इम्पॉर्टेंट रहता है और जो भी रहता है उसको यहाँ पे आप लोगों को अभी बताया जाएगा। छूटने का सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक वीडियो से आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये आप लोगों को एक बेस मतलब अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन जाए, उसके लिए ये सब वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है आप लोगों को। साइड से फिर से कह रहे हैं, कोई बुक का सहारा लीजिए ताकि क्या हो कि बिल्कुल कुछ छूटे ना। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसको क्या करता है, उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद वो एक नए वंश की स्थापना करता है। चूँकि वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता था इसलिए इसको ब्राह्मण वंश भी कहते हैं, यानी कि ब्राह्मण वंश का था ये वंश, शुंग वंश, या आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कण्व वंश। तो ऐसा क्या परिस्थिति था कि इसका हत्या हो गया, बृहद्रथ का हत्या हो गया और पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठ गया, नया वंश बना लिया। हम लोग तो देख रहे थे कि अशोक बहुत अच्छा से काम कर रहा था, बहुत भारत से बाहर भी वो अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। लेकिन होता क्या है कि जब अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है, कलिंग पर आक्रमण करने के बाद उसके एक कह सकते हैं जहन में ऐसा बैठ जाता है कि ये युद्ध सब कुछ भी नहीं है, एक मोह माया है, इससे हटके कुछ काम करना चाहिए। और इस दरमियान वो क्या करता है कि बौद्ध धर्म को अपनाता है। ये सब बता चुके हैं आप लोगों को, लेकिन क्योंकि लिंक जोड़ना है तो समझते चलिए। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु से वो शिक्षा लेता है और फिर वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है और उसके बाद क्या करता है, वो अपनी पुत्री को, जैसे कि बताए थे आप लोगों को, संघमित्रा हो या महेंद्र हो, इन लोगों को दूर दूर देश भेजता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस तरीके का माहौल वो क्रिएट कर देता है अशोक। तो उसके जो आने वाले वंशज होते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहता है कि युद्ध किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है और धर्म मतलब बौद्ध धर्म को अपनाकर एक शांति मिल सकता है, एक सुकून मिल सकता है और मतलब अच्छे मार्ग को अपनाना चाहिए, ऐसा उनके आने वाले वंशज सोचते हैं, अशोक के आने वाले वंशज। तो उसी के वंश में बढ़ते बढ़ते जब बृहद्रथ का टाइम आता है तो उस टाइम में क्या होता है, हिंद यवन का जो है, आगे आप लोगों को जब बाहरी आक्रमण के बारे में पढ़ाएंगे तो हिंद यवन यूनानी आक्रमण या ईरानी आक्रमण बताएंगे। तो हिंद यवन के जो प्रदेश के जो राजा लोग थे, मतलब वहाँ के शासक थे, उनका आक्रमण होने लगता है यहाँ पे मगध साम्राज्य पे। तो आक्रमण होने लगता है तो क्योंकि बृहद्रथ उस टाइप का क्रूर टाइप नहीं था और लड़ाई करने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो उसका जो सेनापति था बृहद्रथ का, पुष्यमित्र शुंग, उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो राजा हैं वो कुछ करेंगे नहीं और वो हिंद यवन का आक्रमण हो जाएगा और फिर हिंद यवन वाले क्या करेंगे, अपना अधिकार यहाँ पे स्थापित कर लेंगे मगध पे। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, इस डर से या इस खौफ से वो अपने राजा का बृहद्रथ का हत्या कर देता है और अपने शुंग वंश का नींव डालता है। एक ये हो गया।
दूसरा कारण कहा जाता है कि अशोक के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म या जैन धर्म या आजीवक संप्रदाय ये सब का बहुत ज़्यादा बोलबाला होने लगा, इसको बहुत लोग मानने लगे। और कहीं ना कहीं क्या होने लगा कि ब्राह्मण धर्म जो भी था, वैष्णव धर्म था, ये सब पीछे जाने लगा। तो इसको भी कहा जाता है कि इसके भी उद्धार के लिए, पुनरुद्धार के लिए ये वंश सामने आता है और इसको आगे बढ़ाता है और बौद्ध धर्म को सोचता है कि पीछे करें किसी तरीके से। ठीक है, तो ये दो तथ्य कहा जाता है कि ऐसा था, इसलिए बृहद्रथ का हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है। ये एक कहानी जैसा हो गया। अब हम लोगों को तथ्य देखना है, जिससे कि एग्ज़ाम रहता है। एग्ज़ाम में कभी नहीं कहेगा कि आपको कहानी डिस्क्राइब कीजिए, ये आपके समझ के लिए था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले हेडिंग देखिए क्या लिखे हैं, शुंग वंश या कण्व वंश लिखे हुए हैं हेडिंग, और यहाँ लिखे हुए हैं ब्राह्मण वंश, यानी कि ये जो वंश था ये था ब्राह्मण वंश, यानी कि ब्राह्मण जाति के थे ये लोग। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो शुंग वंश था इसके संस्थापक कौन थे, अभी बताया आप लोगों को, पुष्यमित्र शुंग। किसकी हत्या करके ये बैठा था गद्दी पर, बृहद्रथ की हत्या करके। बृहद्रथ कौन था, तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। क्लियर है। अब देखिए ये जो है पुष्यमित्र शुंग, ये 185 से 149 BC ईसा पूर्व तक इसने शासन किया, लगभग 36 साल तक इसने शासन किया इस वंश पे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 BC तक रहा और ये लगभग 36 साल आक्रमण किया। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के रहिए और जो भी पॉइंट ऐसा लगता है उसको लिखते चलिए। ठीक है, जो लिखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि ऐसा है कि कोशिश किया जा रहा है आप लोगों को कि कोई कुछ छूटे ना एग्ज़ाम में और फ़ायदा हो आप लोगों को। ठीक है, तो बस सुनना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको लिखना भी है। आगे देखिए, ये जो है, क्योंकि मौर्यों की राजधानी कहाँ थी, आप लोगों को बताए थे पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा राजधानी जो थी, तो क्योंकि क्या किया था ये पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ को मारा था, तो कहीं ना कहीं बृहद्रथ का तो कुछ फॉलोअर्स होगा जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा या उसके सपोर्ट में खड़ा होगा। तो पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी थी, लेकिन ये पुष्यमित्र शुंग को डर हो गया जब वो उसको मारा बृहद्रथ को, तो उसको लगा क्या कि अब क्या होगा कि थोड़ा सा विद्रोह का स्थिति ना पैदा हो जाए, इसलिए ये क्या करता है, पाटलिपुत्र से राजधानी ट्रांसफ़र करके राजधानी विदिशा या बेसनगर, दोनों नाम मिलेगा आप लोगों को, दोनों जगह ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो विदिशा या बेसनगर पुष्यमित्र शुंग की राजधानी, यानी कि शुंगों की राजधानी कहाँ, विदिशा या बेसनगर। क्लियर है। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट इनका देखिए। ये जो है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि ये जो है वैष्णव धर्म को बढ़ाना चाह रहे थे, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे थे। इस उद्देश्य से ये क्या करते हैं, 2 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ जानते होंगे आप लोग, जिसमें कि घोड़ा छोड़ा जाता है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग करवाता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये कि शुंग वंश के किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने। अब देखिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसका जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो इसका प्रमाण अयोध्या अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है, अयोध्या अभिलेख से मिलता है। और ये कौन बनवाया था अयोध्या अभिलेख, तो धनदेव। ठीक है, धनदेव था एक शासक कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, उसका अयोध्या अभिलेख से यह बात पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है ये अश्वमेध यज्ञ ये पतंजलि के द्वारा करवाया गया था, मतलब पतंजलि को इन्होंने रखा था निर्देश के लिए, या कह सकते हैं कि एक गुरु टाइप में या करवाने वाला यज्ञ को, तो पतंजलि। और पतंजलि के बारे में एक बात ये जानिए कि इनका एक रचना है महाभाष्य। ठीक है, पतंजलि का क्या है, महाभाष्य। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये मिनांडर हिंद यवन शासक था, इसको पराजित किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनांडर को पराजित करने वाला शुंग शासक कौन था, तो पुष्यमित्र। किसको पराजित किया है, मिनांडर को पराजित किया है। क्लियर है इतना। आगे देखते हैं। अब पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था, बेटा था, हालांकि सबके बारे में नहीं जानना है, फर्स्ट और आखिरी के बारे में जानना है, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसका एक बेटा था अग्निमित्र, इसके बारे में एक चीज़ ये जानिए कि कालिदास जो थे, कालिदास के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे गुप्त वंश में, जब गुप्त काल पढ़ेंगे तभी कालिदास के बारे में जानेंगे हम लोग थोड़ा बहुत। तो ये कालिदास की एक रचना है मालविका अग्निमित्रम।
कालिदास की एक रचना है मालविका अग्निमित्रम। इसमें क्या है ना कि इसमें इसी अग्निमित्र के बारे में बात किया गया है, ठीक है, यही अग्निमित्र के बारे में यहाँ बात किया गया है। मतलब एक रानी थी मालविका, ठीक है, और ये राजा था अग्निमित्र। इन दोनों का प्रेम विवाह, इन दोनों के प्रेम विवाह को बतलाया गया है इस पुस्तक में मालविका अग्निमित्रम में, जो कि किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। क्लियर है? क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा कि कालिदास रचित मालविका अग्निमित्रम में जो राजा है अग्निमित्र वो किस वंश से बिलोंग करता है? तो वो शुंग वंश से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो मनुस्मृति है ये सबसे प्राचीन स्मृति, इसकी रचना भी हुई है शुंग काल में। सीधा से याद कर लीजिए कि मनुस्मृति की रचना हुई है कब? शुंग काल में। मनुस्मृति में ही 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, या किस नियम कानून ये सब का ये एक पुस्तक है जिसके बारे में बतलाया गया है, और इसकी रचना कब हुई है? तो शुंग काल में। क्लियर है? आगे देखिए, ये तो बता दिया आप लोगों को कि वैष्णव धर्म का पुनरुद्धार हुआ है। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? ये जो अश्वमेध यज्ञ किया है तो इससे इसको प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ और नेक्स्ट जानिए कि हम लोग जानते थे कि मौर्य काल में क्या हुआ था कि अशोक जो है 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। स्तूपों का जो निर्माण है वो उसका परंपरा स्टार्ट हुआ है मौर्य काल से, लेकिन वो क्या होता था ना कि जो वो अशोक स्तूप बनवाते थे तो उनका जो स्तूप था, ध्यान से देखिएगा उनका जो स्तूप था तो वो क्या करवाते थे, अशोक की चारों बगल जो है ना लकड़ी का वो पिलर दिलवाते थे ये स्तूप के। ठीक है, लेकिन जब शुंग काल में प्रवेश किया गया हुआ तो शुंग काल में क्या हो गया, ये स्तूप के चारों बगल लकड़ी का वो नहीं, कवर नहीं, पत्थर का कवर होने लगा। पत्थर से उसको कवर अप किया जाने लगा, क्योंकि लकड़ी बारिश पानी वानी में खराब हो जाता था। शायद ऐसा तथ्य दिया जाता है कि लकड़ी को हटा करके पत्थर से स्तूपों को कवर करना किस काल से शुरू हुआ है? तो शुंग काल से। यहाँ देखिए, स्तूप को पत्थर से कवर अप करने का परंपरा कब से शुरू हुआ है? शुंग काल से। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग, एक दो पॉइंट और है कि विदिशा का गरुड़ स्तंभ किस काल में बना है? तो विदिशा जो कि राजधानी थी वहाँ का एक गरुड़ स्तंभ है, वो भी शुंग काल में निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है अजंता का 9वां चैत्य मंदिर। अजंता का 9वां चैत्य मंदिर ये भी इसी काल में बना है। और अब लास्ट चीज़, एक चीज़ और जानिए कि इस वंश का जो लास्ट शासक था देवभूति, शुंग वंश का लास्ट शासक था देवभूति, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर दी। वासुदेव इसका सेनापति था और वासुदेव ही आगे जाके कण्व वंश का नींव डालेगा। ठीक है, क्या बताए फिर से सुनिए, शुंग वंश का जो आखिरी शासक था देवभूति, इसकी हत्या वासुदेव ने की और वासुदेव ने कण्व वंश की नींव डाली। अब कण्व वंश के बारे में बहुत थोड़ा है, उसको ध्यान से देखिए। कण्व वंश के बारे में पहला चीज़ ये जानिए कि इसको कण्वायन वंश भी कहा गया है, कण्वायन वंश भी कहते हैं इसको। दूसरा चीज़ ये है कि इसका पहला शासक कौन हुआ? वासुदेव हुआ, और वासुदेव जो है वही देवभूति का हत्या किया था। ठीक है, पुराण में ऐसा वर्णित था, लिखा हुआ था कि शुंग वंश का अंतिम शासक जो है वो वासुदेव के द्वारा मारा जाएगा और वासुदेव के द्वारा ही इस वंश की नींव डाली जाएगी। ऐसा पुराणों में चर्चा मिलता है, पुराणों में ऐसा कहा गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। ये भी वंश कौन सा था? ब्राह्मण वंश था। ये जैसे शुंग वंश ब्राह्मण वंश था, ऐसे ही कण्व वंश भी क्या था? ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट चीज़ जानिए, कभी कभी सीरीज आ जाता है एग्जाम में राजा का, तो ये देखिए, पहला था वासुदेव, दूसरा हुआ भूमिपुत्र, तीसरा हुआ शासक नारायण और लास्ट हुआ सुशर्मन। आप लोगों को सब नहीं देखना है, पहला वासुदेव, लास्ट सुशर्मन। और ये जो सुशर्मन है, ये कण्व वंश का जो लास्ट शासक सुशर्मन है, इसकी हत्या सिमुक द्वारा कर दी जाती है। इसकी हत्या किसके द्वारा होगी? सिमुक द्वारा। और यही क्या करेगा? एक वंश का नींव डालेगा जिसको कि आंध्र सातवाहन वंश कहा जाएगा। दक्षिण में बहुत ही डेवलप स्टेज में आएगा वो वंश और बहुत ही ख्याति प्राप्त करेगा, जिसमें कि बहुत ही फेमस एक कैरेक्टर है गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि इसमें भी, इस वीडियो में भी उसको इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन उससे क्या होगा कि वीडियो थोड़ा बोझिल हो जाएगा। ये शॉर्ट में बताया गया है और बहुत ही मतलब छांट के जो कि इम्पोर्टेंट लगा उसको आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है,
तो इस वीडियो को देखिए और फिर से देखिए, बुक्स पढ़िए, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो स्पेशली सातवाहन वंश के लिए, बस सातवाहन वंश का रहेगा, और बाकी धीरे धीरे करके आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का सारा टॉपिक्स कवर कराया जाएगा। तब तक आप लोग इसको देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, सेट मारिए और खूब सारा प्यार दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।